बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर कहीं भी ठहराव आता हुआ तो पहले ही नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत बड़े सुकून से इंतखाबात की तैयारी में लग गई है और इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ करने के अंदर मसरूफ़ हैं। आर या पार तो होने वाला है, इसलिए क्योंकि अक्टूबर की डेडलाइन दी हुई है इमरान खान साहब ने कि मैंने लॉन्ग मार्च करनी ही करनी है। और कल ही मेरे प्रोग्राम के अंदर लास्ट नाइट फवाद चौधरी साहब ने बड़े वाजे कर दिया है कि लॉन्ग मार्च होगी अगर बाकी मामलात तय नहीं पाए, यानी बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है, डिप्लोमेसी चलती भी रहती है, किसके साथ चल रही है, क्या हो रहा है, ये सारे मामलात बड़े वेग रहे। लेकिन अभी ये बात वाजे हो गई कि वो अराकीन जो नून लीग के साथ राब्ते में थे या बाकी जमातों के साथ राब्ते में थे, ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट आने के बाद, नताइज आने के बाद फौरी तौर पर उन्होंने राब्ते मुनक़ता कर दिए। जैसे उनको पल्लड़ा भारी लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक बार फिर PTI का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही वो लोग होते हैं जिससे हर जमात को ये खौफ रहता है कि कहीं इधर उधर हो गए तो फिर इंतखाबात के अंदर या नंबर काउंट के अंदर गड़बड़ ना हो जाए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी जंग, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी जब बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे तो हमने लॉफेयर की बात की थी, इसके अंदर लगी रहेगी और इससे कैसे नबरदाजमा होगी जो कि हुकूमत की तरफ से भी इनके ऊपर किया जा रहा है, और इसके साथ साथ सियासी अखाड़े के अंदर किस जगह पर जाएगी, किस जगह पर पाकिस्तान को पहुंचाएगी। बारहा सियासत से आवाज़ आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही फरमा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी यही फरमा रहे हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान की बका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज इसहाक डार साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया कि मुल्क है तो फिर ही सियासत है, और अगर मुल्क की बका का नहीं सोचेंगे, अपनी सियासत का सोचेंगे, तो वो मुल्क भी ख़तरे में पड़ जाएगा जिसके ऊपर सियासत आपने करनी है। क्या इमरान खान साहब को इस बात का इदराक है, या वो समझते हैं कि वाकई में वो जो सियासत कर रहे हैं वो मुल्क को बचाएगी? ये सारे सवालात हैं जो कि आज हमने रखने हैं, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को सामने रखते हुए, इस बात को सामने रखते हुए कि आज कराची मलीर के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उधर मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर उधर मौजूद थे, उधर के तमाम मसाइल, तमाम डिमांड्स एक्सेप्ट करने का ऑर्डर दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर को। सो वेयर इज दिस पॉलिटिक्स गोइंग एग्जैक्टली? क्या हम 2023 के इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम अभी इसी साल के गुंजलों के अंदर फंसे हुए हैं? मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, माया नाज कानूनदान है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ हम लोगों को वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान की सियासत और पॉलिटिकल जो सूरत हाल है वो सारी की सारी अनसर्टेनिटी का शिकार है, सारी की सारी इंस्टेबिलिटी का शिकार है, बट एट द सेम टाइम हमें सियासत भी पूरे जोरों शोर से होती हुई नजर आ रही है। क्या आज जो ख्वाजा आसिफ साहब, आज जो बिलावल साहब, आज जो इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं, इमरान खान साहब उस बात का इदराक रखते हैं कि मुल्क है तो सियासत है? अनिका, बात यह है कि बिल्कुल सब यही बात करते हैं, और जितनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है इसका मतलब है कि इकोनॉमी कभी भी ठीक नहीं हो सकती, उतनी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी। तो पहला इसका जंप पॉइंट ये है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो और पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से निकल जाए। इसके लिए क्या गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है? बात यह कि गवर्नमेंट के पास इनिशिएटिव होता है, गवर्नमेंट कैन डिफ्यूज अ सिचुएशन। गवर्नमेंट ने क्या कोई ऐसा स्टेप उठाए जो एक PTI की जो इमरान की बैशिंग में लगे हुए हैं? दे आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट इमरान हैज बीन डूइंग इन नॉट डूइंग द गवर्नमेंट। ब्रिगेडियर साहब, रांझा कर दी नहीं, मैं आप पे रांझा हो, यानी वो कह रहे हैं कि आपको इदराक होना चाहिए सोसाइटी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री का, और दूसरी तरफ इनको खुद ख्याल नहीं। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? सो यस डेफिनेटली, इसलिए कि जो इमरान खान अगर पहले इनको चोर डाकू सब कह रहे हैं, अब इन्होंने भी ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान की या PTI की या उनके लोगों की बैशिंग करते हैं। क्या इन्होंने कभी कहा कि इकोनॉमी के क्या कर रहे हैं? क्या इन्होंने कहा कि हम पेट्रोल के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं? आज इसहाकदार कह रहे हैं कि हम आप कोशिश करेंगे, गौर कर रहे हैं कि जो कि वहां रशिया से हम ऑयल ले सकें। 6 महीने से आप क्यों नहीं कर रहे?
जब इंडिया 6 महीने से ले रहा है तो आपको क्यों नहीं किया? ब्रिगेड साहब, hold your thought over here. ब्रिगेड साहब, I'm sorry I'm cutting you short. मैं जरा यही वाला सवाल जरा कादिर मंदोखेल साहब की तरफ डायरेक्टली ले जाती हूँ। कादिर मंदोखेल साहब, पिछले 6 महीने से इकोनॉमी संभालने की बात हो रही है। आज इसहाक डार साहब आते हैं तो कहते हैं हम रशिया से तेल लेंगे, इंडिया ले रहे हैं ऑलरेडी, हमने अमेरिका से भी बात कर दी है। हमें अमेरिका के आशीर्वाद की जरूरत है कि हम लोग अपने सॉवरेन डिसीजंस कैसे लेंगे और क्या लेंगे, यानी उधर से गो अहेड आएगी तो हम अपने डिसीजंस लेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज दिस ऑफ अ सॉवरेन स्टेट? वैसे रियलिटी जो है ना वो ब्रिगेडियर साहब को भी पता है, लेकिन मैंने इतना कहूँगा, जो पहले पीटीआई की हुकूमत कहती थी कि हमने रशिया के साथ बात की, वो हमें तेल दे रहे हैं, कई मरतबा असम्बली के फ्लोर पे कई मरतबा हमारे वज़ीर ख़जाना ने इस बात की कि कोई लेटर मुझे दिखा दे, कोई भी कोई मरासला कोई चीज़ इस तरह दिखा दे जो रशिया ने इसमें हाँ की है। ऐसी कोई बात है ही नहीं है। यकीनन रशिया जो है ना वो तेल जो है ना कम कीमत पे, और गंदम भी वहीं से आ रहा है। दुनिया की 40% जो है ना गंदम यूक्रेन से आती है। तो उस हवाले से मैंने अभी 2 दिन पहले भी असम्बली में ये सवाल उठाया था कि आप ग़ज़ाई अनाज के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि सिंध 90% पानी में डूबा हुआ है। आपको जो सिंध से फसलें आनी थी, जो सब्ज़ी आनी थी, जो दूसरी चीज़ें आनी थी, वो तो आपको अगले 2 साल में नज़र नहीं आएगी। जब नज़र नहीं आएगी तो उस गैप को पूरा करने के लिए आपने क्या किया है? तो यकीनन इसके हवाले से मुझे नहीं पता। मंदोखेल साहब, ये तो ऐसी चीज़ है जो कि नागहानी आफत की वजह से एक मुश्किल आन पड़ी है। अब हमें गंदम, चीनी, सारी चीज़ों के जो है वो इम्पोर्ट की बात सोचनी पड़ी है। लेकिन मैं तो आपसे वो चीज़ पूछ रही हूँ जो कि हम लोगों की एक यूनिवर्सल सी चीज़ है, तेल हमने लेकर आना ही आना है। और जब यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है तो हमें रशिया की ज़रूरत भी होगी तेल के हवाले से। आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें भी आसमान। तो फिर इस हुकूमत को ये बात समझ में इतना अरसा क्यों लगा? नहीं, वो देखो, अब वजारत खजाना की बात आपने की, अब मुझसे आप सवाल कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता नहीं, आप तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। नहीं, मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ। वजारत खजाना और आप हमारे एक MNA को वजारत खजाना के बारे में इतनी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इस हवाले से होना चाहिए। आपने तो सिर्फ तेल की बात की, मैं तो गंदम की बात करूँ, बल्कि 2 दिन पहले असम्बली के फ्लोर पर बात की है कि आप गंदम की भी बात करें, क्योंकि गंदम की शॉर्टेज आने वाली है। अभी जैसे कल की कराची तेल की बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो दोनों बातें करो ना। मैंने इनकार तो नहीं किया। अभी कल जैसे कराची में दूध की जो है सप्लाई और ये सारे रेट बढ़ गए, तो वहाँ से ये कह रहे हैं कि पीछे भैंसें और गायें मर गई है, तो दूध, तो ये चीज़ें तो हमें पहले से पता था कि ये क्राइसिस आने वाला है, और अल्लाह ना करे मजीद भी ये बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जब आपका आधा 90% सिंध डूबा हुआ है, तो आपकी भैंसें, गायें, फसलें, गंदम, ये सारी चीज़ें तो आपको नजर नहीं गई, बल्कि बड़ी मुश्किल से हमारी पूरा काबीना, चीफ मिनिस्टर समेत, बिलावल साहब समेत, सब जो है ना उनकी रिलीफ की, उनकी सारी जो अभी तो रिहेबिलिटेशन, उस चीज़ों को तो हम जान नहीं रहे। अभी तो हम उसको रेस्क्यू बड़ी मुश्किल से किया। रेस्क्यू के बाद हम उसको जो बेसिक उसकी जरूरत है, खुराक है, वो दे रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त अर्जेंट, मैं सैलाब जदगान की तो बात है ही है, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त रिससिटेशन की जरूरत पड़ गई है, अर्जेंट रिससिटेशन की जरूरत पड़ी हुई है। और हम लोग डिसीजन इतनी तूल देकर ले रहे हैं। लेकिन मैं बैरिस्टर साहब की तरफ भी जाऊंगी। बैरिस्टर साहब, ये कादिर मंदोखेल साहब ने जो बात अभी फरमाई है, यही बात मेरे प्रोग्राम के ऊपर गालिबन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी फरमाई थी, और बाकी PMLN के लीडर्स ने भी फरमाई थी, हनीफ अब्बासी साहब ने भी, कि आपने जो खत लिखा वो, या जो रशिया की तरफ से जवाब आया, वो कोई ऐसी चीज नहीं है, ये सिर्फ हवाई किस्म की बातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रशिया से तेल लेने का कोई मुआहिदा नहीं किया था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉपुलैरिटी की वेव को के अंदर कुछ झूठ मिलाकर भी सामने लेकर आ रही है? बैरिस्टर साहब जी, देखें, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसको अज्यूम कर लें 1 सेकंड के लिए कि ऐसी बात नहीं है कि एग्रीमेंट नहीं पहुंची थी, एग्रीमेंट नहीं थी और हमारी गलती है। इसको 1 सेकंड के लिए मान लें कि नहीं कर सके हम। लेकिन सवाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन जो लोग बैठे हैं पिछले अप्रैल से, वो क्यों नहीं इसको आगे बढ़ा सके या उस मायदे को कंप्लीट कर सके। ये ज्यादा जरूरी सवाल है। जो मंदोखेल साहब ने कहा और जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, उसमें वजन बड़ा है, और वजन ये है कि इस वक्त एक इकोनॉमिक क्राइसिस है। मैं ये नहीं समझता कि इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बड़ा है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क उसको हल नहीं कर सकता। बिल्कुल हल किया जा सकता है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस है। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, इसको निपटने के लिए ब्रिगेडियर साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और मैं इसको दोबारा दोहराता हूं, एक आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ तब आ सकती है, इस वक्त जो पोलराइजेशन हुई है, आप देख रही हैं कि कितने
सारे केसेस गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ किए हुए हैं, हम भी प्रोटेस्ट के मोड में हैं, लॉन्ग मार्च भी होने जा रही है। ये सारी जो इतनी बड़ी इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, ये इकोनॉमिक क्राइसिस को बढ़ाती है और बढ़ा रही है, जिस तरह मंदोखेल साहब भी कह रहे थे। इसको सॉल्व करने के लिए इसका सिर्फ हल एक ही है, और वो हल ये है कि आप इलेक्शंस की डिमांड जो है वो उसको पूरा कर दें। और इलेक्शंस की डिमांड एक ऐसी जरूरी बात है, वो इतनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने पिछले सारे इलेक्शंस देखे, बाय इलेक्शन जो अभी हुआ और इससे पहले जो बाय इलेक्शन हुआ था पंजाब में, उनमें आपने देखा कि लोगों ने बड़ी ओवरवेलमिंगली पीटीआई के फेवर में वोट्स डाले हैं। वो वोट्स डालने का मकसद ये नहीं था कि वो पीटीआई के मेंबरान को नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली में देखना चाहते हैं। मसलन उनको पता था लोगों को कि 7 जो सीटें जो इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, इमरान खान साहब ने जाके नेशनल असेंबली नहीं ज्वाइन करनी, वो सिर्फ उनको इसलिए जिता रहे थे और इसलिए वोट कर रहे थे क्योंकि वो जो डिमांड है पीटीआई की कि इलेक्शन हो, वो उसको सपोर्ट कर रहे थे और उसकी सपोर्ट में उन्होंने वोट किया। I'm sorry I'm cutting you short here, लेकिन आज एहसन इकबाल साहब ने भी बता दिया है कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। द गवर्नमेंट हैज बीन सेइंग कि हम लोग इंतखाबात पहले नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को जितना टाइम मिला है हमें पाकिस्तान की जो चीज़ें उनके अकॉर्डिंगली है वो फिक्स करने का मौका दिया जाए। एंड आज इसहाक डार साहब ने, आपने जिस तरह फरमाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी खत्म होनी चाहिए, उन्होंने भी कहा है कि हमें मीसाके मईशत करना ही पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब इससे पहले कई दफ़ा बोल चुके हैं, जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब भी ये बोल चुके। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सबको मद्देनजर रखते हुए मेज पर आकर मीसाके मईशत की कोई बात करने को तैयार? देखिए, इस वक्त एक बड़ा क्लियर कट मैंडेट जो चेयरमैन जो पीटीआई के हैं इमरान खान साहब, उन्होंने बड़ा क्लियर मैंडेट दे दिया अपने सारे वर्कर्स को भी और लीडरशिप को भी। वो यही है कि कोई बात नहीं हो सकती, कोई डायलॉग नहीं हो सकता जब तक कि इलेक्शंस का उसके साथ जोड़ा ना जाए या इलेक्शंस की अनाउंसमेंट ना की जाए। एक बार इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो जाए फिर ये सारी कुछ बातें हो सकती हैं, बिल्कुल होनी भी चाहिए। लेकिन अभी पार्टी की लाइन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सिंपल है, और वो ये है कि अब डिमांड इलेक्शंस की है और उसके लिए अगर प्रोटेस्ट करनी पड़े, लॉन्ग मार्च करनी पड़े, तो वो फिर प्रोटेस्ट और लॉन्ग मार्च जारी रहेगी और बातचीत नहीं होगी। ये इस वक्त एक बड़ा क्लियर मैंडेट है या क्लियर पॉलिसी है पार्टी की। राइट। तो मुझे नहीं नजर आता कि कोई ऐसा कोई इम्कान नहीं किस्म का डायलॉग हो सकता। तो इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अटैक टू प्रोंग्ड होगा। एक तरफ तो कानून का सहारा लिया जाए जिसको ऑब्वियसली लॉफेयर के हिसाब से देखा जाएगा, एंड सेकेंडली ये जो लॉन्ग मार्च का प्रेशर है हुकूमत पे कितना पड़ेगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में एट दिस पॉइंट इन टाइम पॉलिटिकल टेम्परेचर को काम डाउन कैसे किया जाए, इसको कूल डाउन करने के लिए क्या क्या तरीकाकार हो सकते हैं। कादर मंदोखेल साहब, आप लोग क्यों नहीं अनाउंस कर देते इंतखाबात, क्या इशू है? यानी चलिए आप करें, आपने अगस्त तक कंप्लीट करना, उससे 2-3 महीने 4 महीने पहले करने में क्या मुज़ाहका जाता है? 4 महीने में आपने क्या कर लेना ऐसा जो कि अभी तक नहीं हो सका? ये कोई घराना है जो एक बच्चा जिद कर ले कि मुझे दूध पीना है, मैंने एक गिलास तोड़ना है, तो घर वाले मान लेंगे? किस बात के? यही सवाल जब हम करते थे पीटीआई से तो कहते थे 5 साल हम पूरा करेंगे। याद है, जरा उठा के लेके सारे। दूसरी बात ये मुझे बड़ी हैरत हो रही है, हमारे बड़े सॉफ्ट स्पोकन है अली जफर साहब कह रहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो उस सूरत में आएगी जब हुकूमत इलेक्शन की डिमांड पूरा करेंगे। यानी आपको सिंध डूबता हुआ नजर आ रहा है तो डूबे, जनूबी पंजाब डूबा हुआ है तो डूबे, पुख्तनख्वा के कई शहर जो मुतासर डूबे, मैशत बने तो डूबे, श्रीलंका बने तो हो जाए, मिलके 3 टुकड़े तो हो जाए, सासी टेलीफोन पकड़े जाए तो हो जाए, इलेक्शन करेंगे तब हम साथ देंगे। ये क्या मोइब वतन लोगों का ये रवैया है? तो करने में कोई मुज़ाहका नहीं है ना। तो बातचीत तो कहता है मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, इलेक्शन के बारे में तो वो करने को तैयार है। किस बात के इलेक्शन की, किस बात के? एक आदमी जिद पे बैठा हो मैं इलेक्शन कराऊं नहीं तो मुल्क की ऐसे के तैसे करूंगा, तो आप करके देख ले।
आपने 5 दिन का कहेगी कि आज 5 महीने हो गए, आप में हिम्मत नहीं हो सकी, आपकी वीडियो आ गई, मैं तो वारंट आ गए, मैं 10 फुट दीवार पलांग के भागा। सवाल ये है, ये कोई शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो या आसिफ अली जरदारी नहीं है जिन्हें फांसियां, कोड़े, शालते सब किए और डटे रहे। क्या बात कर रहे हो? सवाल यह है कि जो आदमी यह कहता है कि नहीं जी मैं साथ दूंगा, तो शब्द आपको याद होगा, आपने खुद कहा कि जब हुकूमत बनी हमने नहीं माना, आरटीआई सिस्टम बिठा के, आज भी हम कहते हैं, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम तुम्हारे साथ है। शहबाज शरीफ ने आइए मिसा की मीशत पे बात करें, तो जवाब क्या मिला? ये चोर है, इनारो मांग रहे। यही कहा कि नहीं कहा? अब आप मुझे बताओ, तो आप वो उस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि आप हुकूमत में हैं, सारे के सारे केसेस साइड पे करते चले जा रहे हैं। देखिए हम ये करें कि आप आइन और कानून के तहत, अली जफर साहब वकील है, 2019 में आर्मी एक्ट के तहत तो ये अमेंडमेंट हुआ था कि आर्मी चीफ का जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर वक्त करेगा। हमने और नून लीग ने तमाम ने उसका साथ दिया है। आज उसको उस वक्त तो बड़ा खुश था, आपको याद होगा, अली जफर साहब को तो ज्यादा याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग था तो अपने लेटर पैड पे भागता हुआ नोटिफिकेशन किया। किसी अकलमंद इसको नहीं बताया भाई आप नहीं कर सकते हो, ये वहां से अवान सदर हो जाए। आपको पता है 2-3 इस तरह जो है चीजें गलत भी है, और जब सीट से निकल गया अब कह रहे नहीं जी जो कोई करेगा तो वो मुझे बोता नहीं होगा। भाई हमने कोई लड़काना का जियाला थोड़ी ची आर्मी चीफ बनाना है, यही जो लिस्ट मौजूद है जो सीनियर लोग हैं उन्हीं में से लेना है। तो आप एक यानी हमारे अपार्टमेंट के जो नवाज शरीफ साहब ने 6 आर्मी चीफ बनाया या भुट्टो साहब ने बनाया, तो आप सबके ऊपर जो ना अदम एतमाद की एक शक करे। सवाल ये है, सवाल मसला क्या है? ये एक शख्स कहता था मैं लंदन में मैं आयशी नहीं कह रहा हूं, बड़ी सुकून की जिंदगी गुजारा था। आइन के आर्टिकल 95 के तहत यही हुकूमतें 2 बलूचिस्तान की जा चुकी है, बीबी शहीद और शौकत अजीज साहब के खिलाफ नाकाम हुई है, आपकी जिद की वजह से आपके खिलाफ कामयाब हो गई है, तो ये फिर ना जाने पता नहीं गुर्दा लेके भाग गया कोई बंदा। लेट मी मूव फॉरवर्ड। सेनेटर साहब एक बात इन्होंने कही, अभी कादिर मंदोखेल साहब ने, किस बात का इंतखाब, क्यों करें इंतखाब? जब आप 5 साल मुकम्मल करना चाहते थे तो हमें भी हमारा टेन्योर मुकम्मल करने दे, एक उस बात का जवाब दे दीजिएगा। दूसरा अभी ये जो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी हमारी मर्जी, हमारे आइन और कानून के मुताबिक, आपका इस पे क्या टेक है? देखें, जहां तक पहला इशू है, एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई का जो मेजॉरिटी पार्टी है और आपने देखा कितनी अवाम में वो मकबूल है, मौकफ ये है इनका कि जो ये सारी चेंज ऑफ रिजीम हुई और जिस वजह से ये हुकूमत बैठी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो केसेस हैं जो जिनके खिलाफ हुए थे, दायर हुए थे हमारी हुकूमत से भी पहले, उन केसेस को खत्म करने के लिए, यानी कि NRO 2 के लिए ये आए हैं। और इन्होंने पहले से ही इनफैक्ट इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया था कि एक जिस वक्त वो आएंगे सबसे पहले वो अमेंडमेंट करेंगे नैब लॉ में, और नैब लॉ में तरामीम करके अपने केसेस खत्म करेंगे। और यही मकसद है ताकि जितनी जो उनकी स्लेट है वो साफ हो जाए। ये इस चीज को रोकने के लिए और इस किस्म के इकदाम को रोकने के लिए और रिवर्स करने के लिए हमारा मौकफ ये है कि जरूरी है कि पार्लियामेंट दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट हो और हुकूमत बने अवाम की मैंडेट के मुताबिक। क्योंकि ये जो क्राइसिस है, हम कह रहे हैं कि करप्शन है और ये केसेस अपने खत्म करने पे तुले हैं, दूसरी साइड कह रही है नहीं हम बैठेंगे 5 साल, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली आए हैं। तो ये क्राइसिस खत्म नहीं होगा। आप भी वकील हैं, कादिर मंदोखेल साहब भी वकील हैं, आपके ख्याल में जो ये बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली गलत है कि हम अपना टेन्योर पूरा करना चाह रहे हैं, हमें टेन्योर पूरा करने दें? देखें, जहां तक उनकी एक होती है बात कॉन्स्टिट्यूशनल बात, आईनी बात, कानूनी बात, एक होती है पॉलिटिकल सियासी बात कि वो सियासत क्या है, वो पॉलिटिक्स क्या है, इस वक्त पावर पॉलिटिक्स क्या कर रही है और क्या कहती है। तो ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशनली आए, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली आए, इसमें कोई शक नहीं, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आए। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है? इसमें कोई शक नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है, वो आइन के तहत बैठे हैं ऑब्वियसली, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और उनकी काबीनाज भी हैं और वो फॉरेन पॉलिसीज भी तय कर रहे हैं, मुआहदे भी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये कहना कि क्या सियासी तौर पे वो एक्सेप्टेबल हैं लार्जेस्ट पार्टी को या मेजॉरिटी लोगों को, ये एक मुख्तलिफ पहलू है।
ये सियासत है, ये पॉलिटिक्स है। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि रिजाइन करना पड़ा ब्रिटेन के जो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको वो रिजाइन करने के बाद एक बहुत डिबेट हुई और डिबेट में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे। एक कंटेस्टेंट आ गई, जीत गई, वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। ये कुछ हफ्ते की बात ही है, अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं। तो उन्होंने एक पॉलिसी तब्दील की, उन्होंने अपनी चांसलर जो था उसको तब्दील कर दिया और नया चांसलर ले आए कि उन चांसलर की जो पहली पॉलिसी थी वो गलत थी। इसके ऊपर एकदम से फिर डिबेट शुरू हो गई और लगता यह है कि कुछ चंद दिन में उनको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि आई वो कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन पावर पॉलिटिक्स की डिमांड ये थी कि वो उनको हटाया जाए और नया प्राइम मिनिस्टर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पॉलिसी को तब्दील किया, इकोनॉमिक पॉलिसी को। तो ये सारी ये सियासत होती है। जहां तक आपका कानूनी सवाल है, मेरा बिल्कुल जवाब आपको दे दिया कानून के मुताबिक, लेकिन दूसरा भी उतना ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि पॉलिटिक्स क्या कहती है, सियासत क्या कहती है, लोग क्या चाहते हैं। तो डिमांड पॉलिटिक्स की डिमांड है, सियासत की डिमांड है, इलेक्शंस है। ठीक है, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब ये दो पहलुओं के बीच में इस टाइम पर पुलसरात है। इस पुलसरात से गुजरना पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है कि एक तरफ कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर हुकूमत बिल्कुल ठीक है और हुकूमत सही तरीके से आई है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, और दूसरी तरफ पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान और जो ज़िमनी इंतखाबात के नताए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा रखें और दोनों साइडों के रवैयों को इकट्ठा रखें, तो आपको नजर आता है कोई एक मिडिल ग्राउंड? वो कह रहे हैं इलेक्शन के अलावा बात नहीं होगी, वो कह रहे हैं इलेक्शन की बात ही नहीं होगी। देखें अनिका, 2-3 बातें बड़ी क्लियर है। नंबर 1 कि 6 महीने में इस गवर्नमेंट ने क्या डिलीवर किया। अगर ये किसी सोल्यूशन के तहत आए थे, इनके पास सोल्यूशन था, तो वो नहीं कर सके। नंबर 2, जो इमरान का नैरेटिव था कि ये अपने केसेस खत्म करने आए हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म खत्म करनी है, ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट खत्म करना है। आज जरदारी साहब को भी देखें, नैब ने डाल दी कि हम ये अपीलें वापस लेना चाहते हैं। ये इनको मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी समझदार पार्टी हैं। डिलीवर समथिंग टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, गेन कॉन्फिडेंस, एंड देन यू, आप जरूर तो चलें अपने केसेस वापस करते जाएं, बट अगर आप सिर्फ केसेस खत्म कर रहे हैं और डिलीवर नहीं कर रहे, तो दिस इज गिविंग अ स्ट्रेंथ टू इमरान नैरेटिव। सही। नंबर 2 बात यह है कि ये कहीं बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि आप 5 साल पूरे होंगे तो इलेक्शन होंगे। खुदा ना खाते, ये कुरान की आयत नहीं है ये। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कुरान की आयत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा उठा के साइड पे कर दे, फिर तो ये होगा ना। नहीं साइड पे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 2-3 महीने से, अगर 2-3 महीने पहले करके एंड यू गिव अ चांस टू पीस, व्हाट इज अ बिग डील। ठीक, अगर आपने अगस्त में इलेक्शन लेके जाने, आप मार्च अप्रैल में कर लें, मई में कर लें, एंड देन पुट द पीटीए बैक फुट और आप सिचुएशन को स्टेबलाइज करें एंड मूव फॉरवर्ड विद द इकोनॉमी एंड स्टेबलाइज करें। चले, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही उसका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, वो केसेस हटाने और खत्म करने वाली बात थी वो तो पीछे रह गई। अभी ब्रेक के अंदर हमारे यहाँ बड़ी हीटेड डिस्कशन हो रही थी और हीटेड डिस्कशन के अंदर कादिर मंदोखेल साहब फरमा रहे थे कि हमें भी पता है किस तरीके से डील करना है इस तरह का अगर कोई जत्था आ जाए। कादिर मंदोखेल साहब, क्या चाह रहे हैं आप? व्हाट डू यू वांट? देखिए, सबसे पहले तो मैं अली जफ़र साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस हुकूमत को आईनी हुकूमत करार दिया, और यकीनन ये वकील है, वो इधर उधर की बातें नहीं कर सकता। आइन के आर्टिकल 95 सब सेक्शन 1 के तहत ये हुकूमत बनी है और इसी सेक्शन के तहत 2 बलूचिस्तान की हुकूमतें ख़त्म हो चुकी है, तो ये एक आइनी प्रोसेस है। दूसरी बात जो अली जफ़र साहब फरमा रहे थे कि ये सियासी देखना भी है, तो सियासत भी आपके चेयरमैन ने ये कहा कि ये रेफरेंडम है। तो आपको पता है कि आपकी मलीर में आपके चेयरमैन को हमारे कारकुन हकीम बलोच ने 10,074 वोटों से हारा है। चलो, आप कहते हैं सिंध हुकूमत हमारी, हमने ये कर दी वो कर दी। आपकी पंजाब मुल्तान से जहां पीर साहब भी थे, पीटीआई भी थी, 25,186 वोटों से हमारी जाले ने हराया। तो रेफरेंडम तो 2 शहरों में आपके सामने आ गया, 2 शहरों में, ठीक है ना, ये थे भी इनकी सीटें निकाह, ये दोनों ये 8 सीटें इनकी थी।
हमने ये छीन लिए। पंजाब की सूबाई जो इलेक्शन हुआ था इससे पहले 20 नशस्तें पीटीआई की थी, जिसमें से 5 ये लूज कर गए, अपोजिशन ने जीत लिया। नहीं, आप मुझे लॉन्ग मार्च का बताएं, आप क्या चाह रहे हैं? ठीक है, एक मिनट। हाउ डू यू प्लान ऑन अब आगे सुनो, अब आगे सुनो। देखो देखो, मुझे लॉन्ग मार्च का बताएं, कैसे डील करें? लॉन्ग मार्च से पहले वकील के जवाब दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग सुन रहे हैं। जारी बात है, एक सीनियर वकील है अली जफर साहब। तो जरा आप ये अली जफर साहब ये बता रहे थे कि इमरान नियाजी साहब ने कहा कि ये नेब तरामीम करेंगे। अली जफर साहब, आप मुझे बताओ, 75 साल से आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो, 75 साल हुकूमत में, आपकी उम्र कम है, आपके वालिद साहब, ठीक है, नहीं इनके वालिद साहब में, तो आप 75 साल में हमारे यहाँ जो रिमांड है, जिसने 1000 कत्ल किए हो तब भी 14 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं मिलती, और 14 दिन भी एक साथ नहीं मिलते। ये कौन सा कानून है? 9 दिन यानी 3 महीने आप मार मार के उसका सत्यानाश कर दे रिमांड। ये कौन सा कानून है? आपने आजम सवाती साहब को कोई फूलों के गुलदस्ते दिए हैं? सुन लो, मेरे जवाब सुन लेना। अच्छा, उसके बाद आपकी जो वो शहबाज गिल, जिसने बहुत कुछ कहा, और उसी को जब 2 दिन रिमांड दिए हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बजाय जज ज़ेबा चौधरी साहबा ने, तो आप लोगों ने जो शोर मचाया, 9 दिन जहां हमारा डॉक्टर आसिम बनता, वो याद नहीं है? अपने 2 दिन में आपने आसमान सर पे उठा लिया। नंबर 2, अभी तक एक जुमला और करने दें, एक दिन। अच्छा, अब जो बात कर रहे हैं, हमने केसेस, यकीनन उसमें जो लिमिट था 50 करोड़ का, एक हमारे वजीर है, उसका भाई 40 लाख के इल्जाम में 4.5 साल से जेल में बंद है। एक मुझे ब्यूरोक्रेट्स मिला था, उसकी 1.25 लाख उसके ऊपर इल्जाम था, और उस आदमी ने गालबान तो 25 लाख 50 लाख तो वकील को फीस दी होंगे इसमें। अब आइए लॉन्ग मार्च की तरफ। आप मुझे बताओ कि लॉन्ग मार्च हमें 25 तारीख भी देख ली पीटीआई का। उस रात को मैं जाग भी रहा था कि ये सुबह आएगा और ये कहेगा कि पता नहीं यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी थी कि एशनान पार्क में करे, वहाँ उसकी वायलेशन की, वरना आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 क्लियरली कहता है कोई जैसे जुलूस की पाबंदी नहीं है, मगर उसके साथ आपको कानून को भी मद्देनजर रखना। आप दरख्तों को आग लगाने में खुद इमरान नियाज़ी साहब कहा कि मेरे लोगों के साथ असला था, तो आप मुझे बताओ कि ऐसे असला बरदार जत्थे को आप क्या गुलदस्ते पेश करेंगे? और क्या इससे पहले जो टीएलपी ने किए, जहां पीटीआई ने इसके ऊपर गोलजी बरसाई, 7 लोग शहीद किए, वो क्या था? एहतजाज था या वो होता? उससे पहले जो आप डील कैसे करेंगे मुझे बता दें? अमन अमान के साथ गुफ्तु शनीद करके, या फिर यहाँ कोई लाशों की सियासत होने वाली है? नहीं, हम कोई नहीं। एक तरफ ये कहता है मैं इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे, दूसरे तरफ कहते हैं सिंध में इलेक्शन कराओ। तो आप मुझे बताओ, फोर्स हम सिंध में रखें या इस्लामाबाद में रखें? देखिए, हम कुछ नहीं करें, अभी भी मैं कहता हूँ इसी तनख्वाह पे ये काम करते रहेंगे। जो शख्स 5 दिन का क्या किया है, आज 5 महीने में वापस नहीं आया, दोबारा नहीं आया। ये सिर्फ ये शोर शराबा 29 नवंबर तक ये सारा ड्रामा है, क्योंकि ये चाहता है आर्मी चीफ मैं बनाओ ताकि मुझे सेफ्टी मिल जाए और कुछ नहीं। हमने अगर आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सीनियर लोगों में से बनाया, कोई लड़का ना या लाहौर से आप लॉन्ग मार्च पे हैवी हैंडेडनेस दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? फोर्स यूज होगी या नहीं? हम तो कहेंगे कि आप कानूनात में नहीं लिए, जो आपका एहतजाज का हक है, मैं परमिशन दिलाता हूं। मैं कहता हूं अली जफर साहब को मैं परमिशन दिलाता हूं वजारत दाखिला से, सुप्रीम कोर्ट खुद वकील है। अगर आपने पहले बाबर आवाम साहब ने स्टेटमेंट दिया कि एशनान पार्क में करेंगे और आपका चेयरमैन या डी चौक आ गया, अगर इसी तरह वायलेशन करेंगे तो ना आपको परमिशन सुप्रीम कोर्ट देगा, ना आपको वजारत दाखिला देगा। इस बात पे आमादगी हो सकती है कि डी चौक नहीं, एशनान पार्क या कोई और जगह पर इस तरह से धरना किया जाए और राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज किया? धरना और राइट टू प्रोटेस्ट में नहीं आता है, जलसे जुलूस आता है। बाजार में धरने की इजाजत नहीं। मुझे तो बड़ा अजीबोगरीब लग रही है बात, क्योंकि पीपल्स पार्टी की मुझे बड़ी रिस्पेक्ट है। पीपल्स पार्टी ने अपनी बहुत सारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, सियासी जिंदगी है, वो प्रोटेस्ट के जरिए ही गुजारी है। जब भी उनको, चाहे वो लेबर की प्रोटेस्ट हो, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान की प्रोटेस्ट हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ हो, उन्होंने हमेशा प्रोटेस्ट और कई बार तो वायलेंस की तरफ भी और तशद्दुद की तरफ भी उन्होंने नहीं परहेज किया अगर जरूरत पड़ी। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई अगर ऐसी बात करता है कि जी प्रोटेस्ट जो है, जो एक बुनियादी हक है आइन में, उसके खिलाफ हम तशद्दुद इस्तेमाल करेंगे, उसके खिलाफ हम उसको रोकेंगे और उसको हम सप्रेस करेंगे, तो मुझे बड़ा ताजुब होता है और अफसोस भी, क्योंकि ये एक हमने तो कम से कम पीपल्स पार्टी से ही सीखा था कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है, एहतजाज करने का हक, धरने का हक, बैठने का हक, एक्शन
का हक, जिस तरह अरब स्प्रिंग हुई, जिस तरह बाकी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए तो पूरी दुनिया में, अमेरिका में ब्लैक मूवमेंट की प्रोटेस्ट हुई, ये प्रोटेस्ट जो होती हैं ये पता है इनको, मंदोखेल साहब को भी, लेकिन वो कह रहे धरना नहीं करने देंगे आपको, ये नहीं होता कि आप जाएं और जाके पिकनिक मनाएं किसी जगह और वहां पिकनिक मना के तो वापस आ जाए। प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि आप एहतजाज कर रहे हैं किसी चीज के लिए, और एहतजाज का मतलब ये होता है कि वो कंटिन्यूस होता है, वो बार बार होता है और होता ही रहता है जब तक कि कोई ना कोई उसका सोल्यूशन ना नजर आए। सही, कई प्रोटेस्ट जायज होते हैं, कई प्रोटेस्ट आप ये फरमा रहे हैं कि जहां नो मैटर व्हाट धरना भी होगा और वो आपका राइट है। ब्रिगेड साहब लास्ट कमेंट प्लीज। मगर ये भी पूछो पुरअमन एहतजाज क्यों कर रहा है? लास्ट कमेंट ब्रिगेड साहब। देखें, इसमें मेरा मतलब ये है कि ये अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, और देखें पंजाब जो 25 मई की बात डिफरेंट थी, वी मस्ट एज ए मैन न्यूट्रल बात कर रहा हूं कि आप देखेंगे बात ये है कि उस वक्त पंजाब साथ नहीं था। इस वक्त पंजाब से, केपीके से, गिलगित बल्तिस्तान से, आजाद कश्मीर से लोग आएंगे नहीं, विदाउट हिंड्रेंस दे विल कम टू द बाउंड्री ऑफ इस्लामाबाद, वहां तक तो नहीं रोकेंगे। अगर वहां पे आगे स्टैंड स्टिल करते हैं, व्हाट विल हैपन? ये मैं बात करता हूँ कि इसको किसी आप आइडिया दे रहे हो या न्यूट्रल बात कर रहे हो ब्रिगेड साहब? ये बताओ। एज ए पाकिस्तानी बात, ये सबको पता है, किसको नहीं पता होगा। ब्रिगेडियर हास नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच। कादिर मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर अली जफर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मुझे लाशों की सियासत नजर आ रही है और ये वाली सूरत हाल जो बड़ी खतरनाक है, इसीलिए दोनों अतराफ को मिलकर बैठकर कोई बीच का रास्ता, कोई हल निकालना चाहिए। जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, जिसकी अफवाहें थी, जिसकी अफवाहें बंद हो गई, ये कंटिन्यूड रहनी चाहिए। राबते मुनक़ता नहीं होने चाहिए। पॉलिटिक्स इज अ नेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज को रद्द नहीं करना चाहिए। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।